नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए फरवरी माह में एग्जाम 2021 में जो आपका प्रस्तावित है, उसके लिए गणित विषय की बैक टू बैक क्लासेस हम करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे हमारी क्लास नंबर 10। इससे पहले क्लास नंबर 9 यदि आपने नहीं देखा है, पिछला वाला वीडियो साइड में आई बटन में आपको मिल जाएगा। और इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो अलग अलग चैप्टर वाइज देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सिलेबस में ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। पहले पेज की, दूसरे पेज की भी चतुर्भुज वगैरह हमने देख लिया था और इसके अंतर्गत कुछ हमने बात की थी, कुछ आपके रह गए थे। पर उन सभी को हम देखने से पहले सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर। तो प्रश्न हमने पूछा था पिछले वीडियो में, और एक आयताकार बगीचा, ये वाला प्रश्न का सॉल्यूशन देखने के साथ ही साथ इसी पर बेस्ड, यानी कि आयत पर ही बेस्ड और भी प्रश्न टाइप के आते हैं, उनको भी हम इसके बाद देखेंगे। फिर हम चतुर्भुज की बात करेंगे। तो प्रश्न आपका था, एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई 175 मीटर और चौड़ाई 125 मीटर है, इसके चारों ओर 12 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय आपको ज्ञात करना था। तो जो जो प्रश्न में दे रखा होगा वो सारी चीजें आपको लिखनी भी होंगी, क्योंकि एक आयताकार बगीचा जिसकी यहाँ पर लंबाई लिखा है, तो आपको लिखना होगा कि आयताकार लंबाई जो है आपकी कितनी है, 175 मीटर। इसी प्रकार चौड़ाई भी लिखेंगे। फिर प्रश्न में कह रहा है कि इसके चारों ओर, मैंने क्या बताया था, जो चारों ओर के संदर्भ में परिमाप आपका होता है, तो आप लिख भी सकते हैं इसे, पार्क का परिमाप जो है आप निकालेंगे, पार्क का परिमाप। अब यहां पर परिमाप की जगह सूत्र आपका होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सारे मान आप लिख जरूर दीजिएगा जब आपकी लंबाई इतनी दे रखी, चौड़ाई इतनी दे रखी है। इसके बाद यहां पर मान रखते हैं, तो 2 गुणे लंबाई का मान आपका प्रश्न में 175 दे रखा है, तो 175 ही रख दीजिए। चौड़ाई का मान आपका 125 दे रखा है, तो 125 ही रख दीजिए। और 175 और 125 को जोड़ेंगे तो 300 होगा, और 300 को बाहर 2 से गुणा करेंगे तो 600 होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 600 मीटर आपका परिमाप जो है वो आ गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि बगीचे में बाड़ लगाने के संदर्भ में, तो बाड़ लगाने का खर्च दे रखा है प्रति मीटर की दर से 12 रुपए। जब 1 मीटर लगाने का कोई आपसे 12 रुपया ले रहा है, तो आप क्या कहेंगे, 600 मीटर के भैया कितने रुपया लोगे, तो इसी को 12 मीटर जो दे रखा है, 12 मीटर नहीं है, रुपए। 1 मीटर का कोई आपसे 12 रुपया ले रहा है, प्रश्न में लिखा है ना 12 रुपए प्रति मीटर की दर से ले रहा है, तो आपसे 600 मीटर के कितने लेगा, 600 गुणे 12 आप कर देंगे। और ये तो मैं आपको समझाने के लिए नीचे ही डायरेक्ट गुणा करके दिखा दे रहा हूं, पर आपको लिखना होगा स्टेटमेंट के तौर पर। क्या लिखेंगे कि बगीचे में बाड़ लगाने का खर्च प्रति मीटर की दर से 12 रुपए, इसलिए 600 मीटर लंबाई वाले बगीचे में बाड़ लगाने का खर्च 12 गुणे 600, और इसको गुणा करेंगे तो 7200 रुपए आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आसानी से आपने कर लिया होगा, और इस टाइप का कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि एक आयताकार आंगन की लंबाई 6.3 मीटर और चौड़ाई 4.5 मीटर जो है वो दे रखी है। इससे 30 सेंटीमीटर लंबे और 18 सेंटीमीटर चौड़े पत्थर के टुकड़ों को 4 रुपए प्रति टुकड़े की दर से बिछवाने में क्या खर्च आएगा। अभी तक हमने जो देखा था प्रश्न, वो थोड़ा सा इजी लेवल का था, मतलब इसी सेम टाइप पर ये भी प्रश्न है, पर ये उससे थोड़ा सा कठिन है। मैंने क्या कहा था, हम सारे टाइप की चीज देखेंगे, सरल भी कठिन भी, कि ऐसा ना हो कि पेपर में कठिन आए तो आप कहेंगे अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो ऐसा नहीं, इस टाइप वाला प्रश्न मैंने कराया था, पर पहले कराया था पिछली क्लास में। पर थोड़ा सा ये प्रश्न भी अच्छा। और एक चीज ये भी ध्यान दीजिए कि जो ये ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे। जब आप डीएलएड के लेवल पर इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, तो अति लघु लघु में ऑप्शन नहीं होते। ये तो केवल और केवल मैंने ऐसे आपकी सहूलियत के लिए दे दिए हैं। तो आप क्या कहेंगे कि माना हम यहाँ पर, या आंगन का क्षेत्रफल, लंबाई दे रखी, चौड़ाई दे रखी, तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो आप क्या लिखिए, आंगन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 6.3 इंटू 4.5, और मीटर इंटू मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर, यानी कि दोनों को गुणा करने के बाद जो आएगा, तो गुणा करने पर क्या आएगा, 6.3 को आप 4.5 से गुणा करेंगे तो 28.35 आएगा। तो इसमें क्या आएगा, 28.35 मीटर स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक मान आपका मीटर में दे रखा है, और दूसरा जो दे रखा है वो आपके सेंटीमीटर में दे रखे हैं। अब मैंने क्या कहा था, इस टाइप की कंडीशन में आपको क्या करना होता है, या तो आप सभी को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए या फिर मीटर में कर लीजिए। अब अगर आप इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहां से दशमलव हट जाएगा,
और अगर आप इसे मीटर में बदलेंगे तो ये और ज्यादा दशमलव में हो जाएगा। तो आपके लिए क्या ज्यादा सरल है कि इसको सेंटीमीटर में बदल लें, ताकि आपका क्या होगा, जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी आसान हो जाएगी। तो इसको अगर आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो मीटर स्क्वायर है ना, तो 100 से आप क्या करेंगे, इसे गुणा कर देंगे। तो 28.35 गुणे 100 गुणे 100, दो बार 100 से इसलिए किया गया, मीटर स्क्वायर था और ये आपका क्षेत्रफल था। तो गुणा करने पर क्या होगा, ये दो जीरो जो है ये तो दशमलव को बाहर लेकर देंगे, 2835 बचेगा, फिर बाकी जो दो जीरो है वो इसमें लग जाएंगे, यानी आपका मान जो आएगा वो 2835 सेंटीमीटर जो है आपका। और साथ ही स्क्वायर भी, ये भी ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर या इसी को ही वर्ग सेंटीमीटर के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया, आपने आंगन का क्षेत्रफल निकाल लिया। आगे प्रश्न कह रहा था कि इससे ही 30 सेंटीमीटर लंबा और 18 सेंटीमीटर चौड़ा पत्थर के टुकड़ा है, उसको 4 रुपए प्रति जो है टुकड़े की दर से बिछाने में खर्च क्या होगा। तो आप सबसे पहले इस पत्थर के जो टुकड़े को लेकर बात की जा रही है, इसका अलग से जो है वो आयतन निकाल लीजिए। और मैंने संख्या के संदर्भ में सेम इसी पर घन पर कराया था कि घन में एक बड़े टुकड़े का आयतन होता है, एक यानी एक बड़ा टुकड़ा होता है, या घन का एक बड़ा भाग होता है, एक छोटा भाग होता है। संख्या निकालने के लिए दोनों को डिवाइड करते हैं। तो यही सेम चीज यहाँ पर भी कि हमने क्या किया, सबसे पहले आंगन का टोटल क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इसमें 30 सेंटीमीटर लंबे और 18 सेंटीमीटर जो चौड़े जो है पत्थर के टुकड़े की बात की जा रही है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो हम क्या लिखते हैं कि पत्थर का जो टुकड़ा है उसका क्षेत्रफल, तो पत्थर के टुकड़े के क्षेत्रफल का भी वही सेम फॉर्मूला होगा जो हमने ऊपर लगाया, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपको 30 सेंटीमीटर दे रखी है तो 30, और चौड़ाई आपको 18, तो गुणे 18। अब 30 गुणे 18 की जगह 18 तिया कितना होता है, तो 54 होता है, और 54 में एक जीरो और लग जाएगा, तो 540 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा आपका। और सेंटीमीटर में तो ऑलरेडी है, तो इसे आपको चेंज करना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब प्रश्न में कह रहा है कि 4 रुपए प्रति टुकड़े की दर से बिछवाने में क्या खर्च होगा। तो सबसे पहले आप टुकड़े निकालेंगे ना इसमें से टोटल का, जो मैंने घन को लेकर अभी बताया। तो टुकड़ों की संख्या निकालने के लिए दोनों को एक दूसरे से आप डिवाइड कर देंगे। चलिए इस चीज को हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर, ताकि आपको एक आपस में मिला ना लगे। तो क्या होगा, टुकड़े की या टुकड़े जो है उनकी संख्या। और संख्या निकालने के लिए जो आपका पहले आया था 28,3500 ये, और जो बाद में आया 540, इसको आप डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा यहाँ पर 283500, और डिवाइड कीजिए 540 से, इससे हमें टुकड़ों की संख्या प्राप्त होगी। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 54 से आप इसे काटेंगे तो आपका डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 525 जो है वो आएगा। बाकी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, उसमें यहाँ पर समय व्यस्त करके कोई मतलब नहीं है। तो 525 आपके टुकड़ों की संख्या निकली है। अब प्रश्न के मेन हिस्से को समझिए कि 4 रुपए प्रति टुकड़े की दर से बिछवाने का खर्च ना, यानी कि एक टुकड़ा बिछाने का वो 4 रुपए ले रहा है, और आपने टुकड़े कितने निकाले 525, तो 525 टुकड़ों के हिसाब से 525 गुणे 4 रुपए के हिसाब से गुणा कर दीजिए। तो इसका 4 गुना हो जाएगा 2100 आपका रुपए, यही आपका सही हो जाएगा, जो कि देखिए दूसरे वाले ऑप्शन में दे भी रखा है। तो ये प्रश्न अगर आपने अच्छे से समझ लिया, तो इस टाइप का अगर कैसा भी प्रश्न आएगा तो आप उसको अपना दिमाग लगाकर कर ले जाएंगे। इसीलिए मैंने इस टाइप का करा दिया कि इसमें सारी चीजें देखिए हर टाइप की जो है वो शामिल हो गई हैं, क्योंकि ये जो टुकड़ों की संख्या निकालनी होती है ये भी इसमें शामिल हो गया, प्रति के हिसाब रुपए के हिसाब से वो दर भी आप निकाल लेंगे, और क्षेत्रफल निकाल कर ऑलरेडी कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं फिर इसी की तरह ही आयत पर बेस्ड एक और प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक आयताकार, इसके बाद एक प्रश्न हम और कराएंगे, हम हर टाइप के करा रहे हैं इसलिए। एक आयताकार खेत की लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 3 मीटर घटा दी जाती है, तो क्षेत्रफल क्या है, 18 वर्ग मीटर घट जाता है। और यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों 3-3 मीटर बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः क्या होगी। अब कुछ लोग कहेंगे इतना कठिन सवाल क्या आता है, तो देखिए ऐसा है, प्रीवियस ईयर अगर आप उठा के देखेंगे तो ऐसे प्रश्न आए हैं आपके। और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, तो अभी जो हाल में चतुर्थ सेमेस्टर हुआ उसमें भी ऐसे ऐसे प्रश्न रखे गए हैं जो कोर्स में दूर दूर तक आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कोर्स में तो अगर आप देखिए जो आपका चतुर्थ सेमेस्टर का है तो आयत के क्षेत्रफल पर है,
कोर्स की लंबाई गुणे चौड़ाई पर आपका ये, पर ऐसे प्रश्न हम नहीं आते हैं। अब आपको इसी टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड ही प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो मैं भी इसी टाइप के करा रहा हूं। और ऐसा नहीं मैंने सरल नहीं कराए, शुरुआत में मैंने सरल भी कराए हैं, अब मैं कठिन भी करा रहा हूं, तो दोनों चीजें का मिक्स फॉर्म है करा रहा हूं। बात करते हैं इस प्रश्न की। समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा, पहले से ना मान लीजिएगा कि नहीं ये तो मुझे आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, आप समझेंगे सब आएगा। जो जो प्रश्न में कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाती है, यानी कि आयताकार खेत की लंबाई हमको नहीं पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से मान सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि एक आयताकार खेत की लंबाई मान लीजिए x मीटर है। इसी प्रकार हम चौड़ाई को भी मान लेते हैं, और चौड़ाई को हम मान लेते हैं y मीटर। अब पहली शर्त के अनुसार कहा जा रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई को 3 मीटर जो है वो बढ़ा दिया जाता है, यानी पहले x मानी थी हमने, अब अगर हम इसे 3 मीटर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, x+3। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। फिर चौड़ाई 3 मीटर घटा दी जाती है, तो चौड़ाई आपकी थी y, इसको हम 3 मीटर घटा देते हैं, तो चौड़ाई आपकी हो गई y-3। और ये कह रहा है तो क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर जो है वो घट जाता है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसका अगर क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपकी लंबाई x है, चौड़ाई आपकी y है, तो x y तो होगा, बिल्कुल होगा। तो प्रश्न में कह रहा है तो क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर घट जाता है, तो आपका कितना घट जाता है, ये किसके बराबर हो जाएगा, x y में से अगर आप 18 को माइनस कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। क्षेत्रफल आपका 18 जो वर्ग मीटर है वो घट जाता है। अब एक आपको समीकरण प्राप्त हो गया, अब इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, तो आपको जहां तक सॉल्व हो सकता है उसके आगे उसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। तो x को y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा xy। ठीक है, फिर x को -3x से गुणा करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, फिर प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस का 3y हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 तिया 9 माइनस का आएगा। बराबर में एक्स वाई ऐसे ही आप रखिए, और माइनस का 18 को ऐसे ही रखिए। एक्स वाई इधर प्लस का है उधर भी प्लस का है, जब एक से दूसरी साइड जाएगा तो ये एक्स वाई जो है आपका कट जाएगा। और संख्या की अगर बात करें, यहाँ पर माइनस की 9 है, यहाँ पर माइनस की 18 है, तो आप क्या कर लीजिए, संख्या को भी एक तरफ कर लीजिए, और ये तो एक्स वाई में वैल्यू है, ये तो आप काट नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस का 3 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेने पर क्या होता है, अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो अंदर यहाँ पर x बचेगा, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 3 कॉमन ले लिया गया है तो केवल और केवल y बचेगा। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाइए, -18 था इसको ऐसे रखिए, और जो इधर -9 था ये बराबर के उधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो -18 + 9 आपका हो जाएगा। इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। एक एक स्टेप में बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, तो ध्यान से समझते चलिएगा। अब इधर भी इन सबको अच्छा सॉल्व कर लेते हैं। -18 और प्लस का 9 है, तो 18 माइनस का में है, ज्यादा है, तो उसमें से 9 आपका जो है कटेगा, तो 9 दूना 18 होता है, तो 9 बचेगा, और साथ ही साथ माइनस का 9 बचेगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 9, तो इसकी जगह लिख देते हैं माइनस का 9। अब इधर भी माइनस है, इस तरफ भी माइनस है, बाहर है, तो ये कट जाएगा। अब ये जो 3 है ये इस 9 से काट सकते हैं, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 होता है। ठीक है, तो यहां से x माइनस वाई की वैल्यू 3 जो है वो निकल कर आ गई। क्या आ गई, x माइनस वाई बराबर 3। ये समीकरण आप 1 मान लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, मतलब समझने में। तो अब यहां तक आप कर ले जाएंगे। अब हम दूसरे वाले समीकरण की बात करते हैं, और इसको कर देते हैं रफ, क्योंकि समझ तो आपने लिया ही है। और कहीं भी कोई चीज ना समझ में आया करे तो वीडियो को दोबारा देखा करिए, तिबारा देखा करिए। यहाँ पर तो ऐसी कोई लिमिट है नहीं कि आप एक ही बार देख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं किसी चीज को रिपीट कर दें, अब एक ही वीडियो में हमें दोबारा रिपीट करने का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि एक बार वो चीज पढ़ाई जा चुकी है। तो वीडियो को आप दोबारा से देख लीजिए, तिबारा देखिए, जितनी बार देखिए। तो एक समीकरण हमारा निकल आ गया। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में कह रहा है कि यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों 3-3 मीटर जो है वो बढ़ा दी जाती हैं, तो हम क्या लिखेंगे, दूसरी अवस्था में क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यदि लंबाई को भी 3 मीटर बढ़ा दें यानी x+3, और यदि चौड़ाई को भी 3 मीटर बढ़ा दें यानी कि y+3। x और y हमने लंबाई चौड़ाई मानी थी, वही चीज हम यहाँ लिख रहे हैं। दोनों 3-3 मीटर बढ़ा दी जाती हैं तो क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो आप क्या कहेंगे, जो क्षेत्रफल था वो xy था, और कितना बढ़ रहा है, तो 60 मीटर बढ़ रहा है, तो ये इसके बराबर
हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो x को y से गुणा करेंगे तो आपका xy होगा, x को 3 से गुणा करेंगे तो 3x होगा। इसी प्रकार 3 को y से करेंगे तो 3y होगा, और इसी प्रकार 3 को 3 से करेंगे तो 9 होगा, और बराबर में x y प्लस 60 हो जाएगा। अब देखिए दोनों साइड एक्स वाई है, इधर भी है इधर भी है, एक साइड का दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी इस एक्स वाई से इस एक्स वाई को आप काट सकते हैं। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 3y है, ठीक है। इस यहाँ पर 9 है, 9 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 60 से आपका 9 जाके उधर घट जाएगा तो 51 जो है वो बचेगा। और इस 3x और 3y में से जैसे पहले कॉमन लिया तो 3 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस वाई जो है वो बचेगा, और ये किसके बराबर होगा? 51 के बराबर होगा। अब ये बाहर वाला जो 3 है इस 51 से कट जाएगा, तो 3 एकन्नम 3, और 17 तिया 51 होता है ना, तो 17 बार में जाएगा, यानी x प्लस वाई की वैल्यू आपको 17 जो है यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। और ये आपका समीकरण नंबर 2 निकल कर आ जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके आप x का मान या y का मान निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है। अब आप इसमें जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो मैंने क्या कहा था, जब ऑलरेडी देख रहे हैं वहां पर कट रहा है तो आप जोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप इसे घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा y का, तो नीचे भी माइनस वाई हो जाएगा, ऊपर भी माइनस वाई हो जाएगा, तो y आपका नहीं कटेगा, x तब कट जाएगा। पर जब ऑलरेडी प्लस माइनस चिन्ह बना दे रखा है, वैसे आप जोड़ या घटाना दोनों में से कुछ भी करेंगे आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक आंसर को और ज्यादा सरल बनाने के उद्देश्य से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, दोनों पक्षों को जोड़ने पर लिखेंगे आप जरूर कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो x x जुड़ जाएगा तो आपका 2x हो जाएगा बराबर 17, और 3 आपका जुड़ेगा तो आपका 20 हो जाएगा। तो 2x किसके बराबर है? 20 के बराबर है। और x किसके बराबर है? तो 2 एकन्नम 2, 2 दहम 20, 10 के बराबर x का मान आ जाएगा। और x हमने क्या माना था? तो x को हमने लंबाई माना था, यानी लंबाई आपकी 10 जो है वो मीटर निकल कर आ गई। अब चौड़ाई निकालने के लिए आप इसका जो मान है x का वो किसी समीकरण 1 या 2 में से रख दीजिए। अगर हम मान लीजिए कि समीकरण 1 में ही रख देते हैं या 2 में रख देते हैं, तो x की जगह आप 10 रखेंगे, और y जो है आपका निकालना है आपको, और 17 इसके बराबर होगा। ये 10 उधर जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा? 7 जो है वो मीटर जो है वो आ जाएगा, यानी कि जो चौड़ाई है वो आपकी 7 मीटर आ जाएगी, और लंबाई जो है आपकी 10 मीटर आ जाएगी। यही आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में देखिए तो 10 और 7 वाला ऑप्शन भी दूसरा वाला जो है आपका दे भी रखा है। तो उम्मीद करते हैं मैं अच्छे से इस प्रश्न को मैंने समझाया भी और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा कि अगर इस टाइप का कोई प्रश्न आएगा तो आप जो है वो कर ले जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। बस एक लाइक ही आपसे जो है मैं कहता हूँ, और तो मैंने कभी कोई ऐसी कोई डिमांड नहीं की। इतनी सारी मेहनत के एवज में केवल और केवल वीडियो को आप लाइक जितना ज़्यादा कर सकते हैं कर दीजिए। आपके एक लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए इतने अच्छे से अच्छे प्रश्न जो ढूंढ के ला रहा हूँ वो मेरी मेहनत बेकार नहीं हो रही है। तो लाइक और शेयर बस इतना सा मेरे लिए कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न। एक आयताकार बाग की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। इसके बीचों बीच 5 मीटर चौड़ी सड़कें बनी हैं, और इन सड़कों पर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी डलवाने में क्या खर्च होगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न आपके पूर्व के वर्षों में एक बार आया था और उसको मैंने समझाया भी था। और वो प्रश्न ये नहीं है, उसी की तरह आपका एक और प्रश्न है, और इसको हम सॉल्व करेंगे। इस टाइप के कैसे भी प्रश्न आएंगे आप आसानी से कर ले जाएंगे। मैं यहाँ पर 1% की भी फॉर्मेलिटी नहीं अदा कर रहा हूँ कि नहीं, आपको आपका सूत्र में है आयत आयत लंबाई गुणे चौड़ाई, मैंने कोर्स खत्म करा दिया, खत्म हो गया। नहीं, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि प्रत्येक बच्चा ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे और अच्छे से अच्छे नंबर लाए। बस मेरा यही उद्देश्य है। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग मेहनत भी करेंगे। ऐसा नहीं मैं ही मेहनत कर रहा हूँ और आप कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये गलत बात है। आपको भी जितनी प्रैक्टिस मैं यहाँ पर कर रहा हूँ उससे दुगनी प्रैक्टिस करनी है, उतने से दुगने सवाल लगाने, तब जाके अच्छे नंबर आएंगे। तो देखिए चित्र के माध्यम से इस प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है एक आयताकार बाग है, ये आयत हमने बना लिया, ठीक है। इसमें चलिए ABCD भी दिखा देते हैं। ये A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया, ये आपका D हो गया। एक आयताकार बाग की लंबाई आपको 60 मीटर दे रखी है। तो 60 मीटर लंबाई है, तो चलिए लिख भी देते हैं 60 मीटर इसकी लंबाई है। और चौड़ाई आपको
40 मीटर दे रखी है, तो चलिए 40 मीटर भी यहाँ पर लिख लेते हैं। 40 मीटर इसकी चौड़ाई है। इसके बीचों बीच 5 मीटर चौड़ी सड़क बनी हुई है। समझिए इस लाइन को। बीचों बीच का मतलब है ये जो पूरी आपकी लंबाई है, इसके बीच में ये जो है वो चौड़ी सड़क आपकी बनी हुई है और इस टाइप से बनी हुई है। और सेम चीज लंबाई के साथ साथ आपका ये जो चौड़ाई है उसके साथ साथ भी आप बनाएंगे, यानी कि इस टाइप से जो है वो बनी हुई है और इस टाइप से आपकी बनी हुई है। अब यहाँ पर इनको नाम भी दे देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। इसको हम लिख देते हैं P, इसको हम लिख देते हैं Q, इधर साइड लिख देते हैं S, इधर साइड लिख देते हैं R। PQRS 4 हमने नाम भी दे दिए और ये 5 जो है वो मीटर है। इसे जगह नहीं है, अभी हम समझा देंगे। एक चीज और इसमें कर देते हैं कि जितना आपका रोड़ी डलवाने वाली सड़क है इसको इस टाइप से तिरछा करके बना देते हैं। यहाँ पर एक चीज लेंथ भी लिखनी है ना, क्योंकि प्रश्न में 5 मीटर जो है वो दे रखी है। ये चौड़ी सड़क है ना, तो चौड़ाई दे रखी है और सेम चीज इधर भी 5 मीटर चौड़ी जो है वो दे रखी है। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं इस टाइप से तिर्यक तिर्यक बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि इतने भाग में हमारी सड़क है जिसमें हमें रोड़ी जो है वो डलवानी है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पी क्यू दे रखा है, ये वाली जो बीच वाली आप सड़क देख रहे हैं पतली सी, ये बीच वाली सड़क जो दे रखा है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्योंकि जिस सड़क पर हमको रोड़ी डलवानी हमें उसका क्षेत्रफल चाहिए। आपको जितना ये तिरछा लाइनें खींची उनका जो है क्षेत्रफल चाहिए। तो जिस प्रकार से इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, सेम चीज आपको इस प्रकार जो पड़ी हुई है सड़क चौड़ी छोटी सी 5 मीटर वाली, इसका भी निकालना है। अब जब दोनों का आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक चीज आप पाएंगे कि दोनों के क्षेत्रफल में जो ये बीच वाला भाग है, ये वाला जो बीच वाला भाग है, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, ब्लैक कलर से, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये वाला जो बीच वाला भाग है ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। दोनों में कॉमन मतलब है कि जब आप जो पी क्यू वाली सड़क है, ये पी क्यू इसलिए मैंने लिख दिया था, इसका जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तब भी बीच वाले भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा और जब आर एस का क्षेत्रफल निकालेंगे तब भी आपका बीच वाले के क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो जब दोनों में ये चीज कॉमन हो जाएगी तो आपको क्या करना होगा कि दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके इस बीच वाले क्षेत्रफल को अलग से निकाल के इसमें घटा देना होगा, ताकि आपका जो ये बाहरी वाला भाग है, जितना भाग कितना भाग, ये वाला भाग, ये वाला जो बाहर वाला भाग है इसका क्षेत्रफल जो है वो निकल आए और जो बीच वाला भाग कॉमन हो रहा है वो भी यहां से हट जाए। अब इस चीज को हम करके दिखाते हैं कि कैसे। पहले तो हमने केवल बेसिक आपको टर्मिनोलॉजी समझा दी कि आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर हम भाग भी लिख देते हैं ताकि जो बीच वाला भाग कॉमन है ये आपको समझ में आए। तो इसके लिए हम दर्शा देते हैं यहाँ पर ई, इधर लिख देते हैं एफ, यहाँ पर लिख देते हैं जी और यहाँ पर लिख देते हैं एच, और जो बीच वाला कॉमन भाग है इस टाइप से इसको ब्लैक कलर से हम दर्शा देते हैं ताकि आपको और अच्छे से जो है वो समझ में आए। तो सबसे पहले इस प्रश्न को करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो सड़क पी क्यू दे रखी है बीच वाली जो है, जो बीचों बीच 5 मीटर चौड़ी सड़कें बनी उसको लेकर बात हो रही, क्योंकि उसी पर ही आपको बिछवाना है। तो बाहरी वाला हिस्से से कोई मतलब नहीं है जो आपके 4 कोने पर है। तो आप लिखेंगे सड़क पी क्यू का क्षेत्रफल, सड़क पी क्यू जो है इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 40 आपकी यहाँ पर दे रखी ना ऑलरेडी, ये वाली इसके लिए लंबाई हो जाएगी और जो 5 मीटर है उसके लिए चौड़ाई हो जाएगी। तो लंबाई गुणे चौड़ाई के आधार पर ही आपका सूत्र होता है। तो आप क्या करेंगे, 40 गुणे 5 लगाएंगे और 4 5 जो होता है 20, यानी 200 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर है ना, सब मान मीटर में दे रखे हैं, तो वर्ग मीटर सड़क पी क्यू का क्षेत्रफल निकल कर आएगा। सेम इसी तरीके से हम दूसरी वाली सड़क भी निकालेंगे, यानी कि सड़क आर एस का। तो सड़क आर एस का क्षेत्रफल भी आपका क्या हो जाएगा, उसके लिए आर एस में देखिए, तो उसके लिए ये वाली 60 आ जाएगी और जो चौड़ाई थी उस टाइप से 5 रहेगी। तो 60 गुणे 5 हम इसे कर लेते हैं, 60 गुणे 5 और 6 5 जा होता है 30, तो 300 वर्ग मीटर आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। अच्छा, इस चीज को समझ लीजिएगा कि ये 60 गुणे 5 आया कैसे है। ये पूरी जो बीच वाली सड़क 5 मीटर दे रखी है, अगर हम इसको अलग से आपको बना के दिखाएं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। इस टाइप से आपकी 5 मीटर बीच में है,
5 मीटर ये इसकी चौड़ाई है ना, कह रहा है प्रश्न में 5 मीटर चौड़ी सड़कें बनी हुई हैं, तो चौड़ाई दे रखी है, पर लंबाई तो इसकी ऊपर ही वाले के बराबर होगी। इसको अगर आप ऊपर और बढ़ाएंगे तो पूरा वो जो ऊपर वाली लंबाई दे रखी है, पूरी आयताकार बाग की लंबाई, वो तो 60 ही दे रखी है। तो इस जो बीच में चौड़ी सड़क बनाई है उसके लिए लंबाई तो वो 60 ही रहेगी, पर जो चौड़ाई है वो 5 हो जाएगी। सेम यही चीज हमने जो खड़ी वाली यहाँ पर PQ दे रखी थी, बीच में चौड़ी सड़क, उसके लिए भी हमने किया था कि उसके लिए जो लंबाई है वो तो 40 ही रहेगी, जो कि आपकी आयताकार बाग की चौड़ाई थी, और जो बाकी बचा हुआ जो बीच में सड़क बनाई जा रही है वो उसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो यही हमने दोनों चीजें की हैं। अब हम क्या करेंगे, जो बीच वाला भाग देख रहे हैं ना, EFGH, इसका जो है निकालेंगे क्षेत्रफल, क्योंकि जब इन दोनों का क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं तो बीच वाला ये कॉमन आ रहा है, मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए समझा दिया था। तो E और FGH, इसका क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो इसके लिए लंबाई भी 5 है, चौड़ाई भी 5 है, ये भी 5 है, वो भी 5 है, दोनों ही 5 है। तो 5 × 5 आपका 25 वर्ग मीटर हो जाएगा, या मीटर स्क्वायर कह लीजिए, वर्ग मीटर कह लीजिए, बात वही है। चलिए, वर्ग मीटर लिखा है तो वर्ग मीटर ही लिख देते हैं। अब सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि दोनों के क्षेत्रफल से आप जो ये कॉमन वाला क्षेत्रफल है वो घटा दीजिए। तो यहां पर आप लिखेंगे सड़कों का कुल क्षेत्रफल, जो सड़क हैं उनका कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए आप 200 300 जोड़ के उसमें से जो 25 कॉमन है भाग वो निकाल देंगे, मानी 25 घटा देंगे, 300 200 होगा 500, और 500 में 25 घटाएंगे तो 475 वर्ग मीटर जो है आपका ये सड़क का कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। ये आपने निकाल लिया कि इतनी आपकी जो है वो कुल क्षेत्रफल की सड़क है, जिस पर आपको 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी जो है वो लगवानी है। अब ये इतना वर्ग मीटर निकला है ना, तो 2 रुपए के हिसाब से चार्ज लगा रहे हैं, यानी 475 वर्ग मीटर में फिर कितना हो जाएगा, इसको 2 से गुणा कर दीजिए। इस पर बेस तो हम कितने क्वेश्चन करा चुके हैं। तो आप लिखेंगे कि रोड़ी डलवाने का खर्च बराबर 475 गुणे 2 रुपए के हिसाब से, तो इसका जस्ट डबल कितना होगा, तो 950 रुपए आपका उत्तर जो है वो आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन तीसरे वाले में जो है वो दे रखा है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इस टाइप का प्रश्न आपसे आ भी चुका है, और पूरे पूरे चांसेस हैं आने के इस टाइप के प्रश्न के, इसीलिए मैंने इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख भी दिया था। इस टाइप का प्रश्न तो आपको हर हाल में आना ही चाहिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं, आयताकार वाला। नहीं, आयताकार वाला तो हमने करा दिया ना, हाँ हाँ वो कंप्लीट हो गए। चलिए, आयताकार वाले हमारे प्रश्न अब सभी टाइप के हो गए। अब हम जो बात कर रहे थे चतुर्भुज की, उसी में और आगे जो है वो बढ़ते हैं। मैंने तो सारे टाइप के उस आयत वाले करा दिए। तो हमने बात की थी पिछले वीडियो में वर्ग की, आयत की, यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल की। अब बात करते हैं समचतुर्भुज की। सम चतुर्भुज, जिसे हम इंग्लिश में रोम्बस जो है वो कहते हैं, RHOMBUS। ये क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, और जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, नहीं 90 डिग्री का तो आपका समचतुर्भुज नहीं होगा ना, इस टाइप से होगा। रुकिए चित्र के माध्यम से समझाते हैं। इस टाइप से आपका थोड़ा सा झुका रहेगा तो आप और ज्यादा बेहतर समझेंगे। जिसमें क्या होता है कि जो सभी भुजाएं होती हैं समचतुर्भुज में, उसकी सभी भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं, ये भी बराबर, इसके भी बराबर, इसके भी बराबर, और इसके भी बराबर। पर सभी कोण समकोण नहीं होते। ये जो कोण एंगल की बात की जा रही है, कभी कभार आप देखते हैं इस टाइप से आपका कुछ बनता है, तो सभी एंगल आपके बराबर नहीं होते, वो आपका समचतुर्भुज होता है। हाँ, तो ये डेफिनेशन सही याद रखिएगा, क्योंकि आयत में आपका ऐसा होता था कि जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का और सम्मुख भुजाएं बराबर हो, वो आपका आयत होता है। समचतुर्भुज में बस इतना ही अंतर रहता है कि प्रत्येक कोण जो होता है वो बराबर नहीं होता, या बराबर ना कहकर समकोण कह लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा, कि प्रत्येक कोण जो है इसमें वो समकोण जो है वो नहीं, समकोण नहीं। और दूसरी चीज, जो भुजाएं हैं या प्रत्येक भुजा जो है वो आपकी जो है वो बराबर माप की होती हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि समचतुर्भुज होता क्या है, आपसे क्या पूछा जाता है, इसके सूत्र पर आधारित प्रश्न। तो आपसे जो पूछा गया था 2016 में, वो एक बार डायरेक्ट सूत्र भी पूछा जा चुका है। और क्या पूछा गया था कि जो समचतुर्भुज है उसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे D1 इंटू D2।
D1 D2 क्या है, ये जो है आपके विकर्ण की लंबाइयां हैं, विकर्ण की लंबाई। इसे हम ये भी कह सकते हैं दूसरे तरीके से कि 1/2 विकर्ण, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। और डी से मतलब क्या होता है, डी से मतलब होता है डायगोनल, जिसे हम कहते हैं विकर्ण। अब इसको हम चित्र से समझते हैं कि कैसे कहाँ पर आपके विकर्ण होते हैं। जैसे ये एक आकृति हम बना रहे हैं समचतुर्भुज की, जरूरी नहीं है आपका तिरछा टेढ़ा मेढ़ा ही हो, एंगल मेन होता है, तो एंगल आपका इसमें सारे समकोण नहीं होते, वो ध्यान रखिएगा। अच्छा, सभी एंगल अगर समकोण हो जाएंगे तो क्या होगा, तो वो वर्ग बन जाएगा ना, तो फिर क्योंकि भुजाएं भी उसमें बराबर होती थी वर्ग में, एंगल भी 90 डिग्री, तो फिर वर्ग और इसमें अंतर क्या होगा, अंतर यही है क्या कि इसमें सभी कोण 90 डिग्री नहीं होते। ये जो बीच वाली आप देख रहे हैं जो एक दूसरे को मिलाती है, ये आपकी क्या होगी, ये आपकी हो जाएगी विकर्ण। और जो समचतुर्भुज होता है इसमें विकर्ण अपने जो दूसरा वाला विकर्ण होता है, जैसे ये एक विकर्ण गया एक दूसरा गया है, तो अगर इसको नाम भी दे दें, ये ए बी दे दें, ये सी डी दे दें, तो ए बी विकर्ण सी डी पर जहां पर काट रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है ना, ये जो है आपका समकोण एंगल बनाता है। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी पर बेस्ड ही आपके जैसे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें यही सारी चीजें आपको निकाल कर एंगल निकालना पड़ता है। तो परपेंडिकुलर के तौर पर भी आप इसे कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं एक समचतुर्भुज में विकर्ण अपने विपरीत जो विकर्ण है उसको समकोण पर समद्विभाजित जो है वो करता है। अब इसी पर बेस्ड एक प्रश्न भी ले लेते हैं, जैसे आपको ए बी की लंबाई दे रखी है प्रश्न में, और साथ ही साथ बी सी की भी दे रखी है। ए बी की मान लेते हैं आपकी 18 सेंटीमीटर दे रखी है, और बी सी की मान लेते हैं चलिए 24 सेंटीमीटर दे रखी है। कोई भी दो मान लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं, मेन आपको चीज समझनी है। तो इसका सूत्र क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो 18 गुणे 24 आप करेंगे और 2 से काटेंगे, 18 को 2 2 9 18 और 24 को 9 से गुणा करेंगे तो 216 आपका होता है, यानी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। इन सब सारी चीजों को रफ करते हैं, तो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, जो है आपका समांतर चतुर्भुज। अभी हमने बात की समचतुर्भुज की, समांतर में वर्ड ही समांतर आ रहा है, उससे भी आपको समझ में आ रहा है। समांतर मतलब आमने सामने के संदर्भ में, और इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं वो आपका समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इजी सा आपका इसका डेफिनेशन आप कह सकते हैं, या सामने आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, ये कह सकते हैं। और ये भी तो कह सकते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, जैसे हमने इसे पहले बताया था। और इसमें आमने सामने के जो एंगल होते हैं, कोण होते हैं, वो बराबर होते हैं, और विकर्ण आमने सामने के जो कोण होते हैं उनको भी समद्विभाजित करते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट हो जाएंगे। क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, तो इसका सूत्र आधार की लंबाई गुणे ऊंचाई होता है। लिख भी देते हैं यहाँ पर, क्षेत्रफल क्या होता है, आधार की लंबाई और गुणे आपका ऊंचाई। ये आधार की लंबाई गुणे ऊंचाई, और ये भी इसी चीज को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि आधार की लंबाई यानी पहली भुजा की लंबाई और गुणे दूसरी असंगत जो भुजा है उसकी लंबाई। इस टाइप से भी प्रश्न में लैंग्वेज लिखी रहती है ना, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। बाकी इसमें जैसे चित्र पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उसको हम एक साथ ही बात करेंगे, मैं आपको इसलिए नॉर्मल तरीके से सारी चीजें बता दे रहा हूँ। समलंब पर तो हम प्रश्न भी करा चुके हैं, पर जान रहे हैं एक साथ तो इसको भी जान लीजिए। समलंब में क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, वो आपका समलंब जो है वो कहलाता है। आकृति कुछ इस प्रकार से आप देखते हैं इसकी बनती है, मैंने आपको चित्र बनाकर भी जो है वो दिखाया था, जिसमें मैंने क्या कहा, जो समांतर भुजाएं होती हैं या सम्मुख भुजाएं होती हैं उसका एक युग्म समांतर होता है। और इस प्रकार से ये लाइनें भी आप मिला सकते हैं इसमें। मेन आपको इसमें क्या पता होना चाहिए, इसका सूत्र पता होना चाहिए, जिस पर मैंने प्रश्न आपको पहले भी कराए थे कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। इस टाइप से मैंने करा चुका हूँ क्वेश्चन। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो कोई भी दे रखी हो, जैसे मान ले B1 B2 करके दे रखी है, तो उनका योग और गुणे उनकी बीच की दूरी। तो ये करा चुका हूँ, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में ही डायरेक्ट लिख दिया। और इसी प्रकार एक आकृति पतंग की भी होती है, इसको हम क्या कहते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके समान लंबाई वाले जो पक्ष होते हैं उनके दो जोड़े होते हैं, और एक दूसरे से क्या होते हैं, ये सटे रहते हैं। तो जो आप पतंग के बीच में लकड़ी देखते हैं उससे भी इस चीज को समझ सकते हैं। और इसके अलावा एक चक्रीय चतुर्भुज भी आपके कोर्स में, इसको आप जान लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज आप देखेंगे तो ये चतुर्भुज जो टॉपिक है यहाँ से चित्र पर ही आधारित हर साल क्वेश्चन आया है। तो अभी जो आगे है हम
उन सारी चीजों को कराएंगे, पर पहले जानना जरूरी है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज को अगर आप कहें तो इंग्लिश में हम इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। यदि कोई चतुर्भुज जो है उसके चारों ही शीर्ष क्या हो, एक ही वृत्त पर हो। जैसे अगर हम इस वृत्त को यहाँ पर बना के आपको दिखाएं और इसके अंतर्गत अगर कोई आपको चतुर्भुज हम बनाकर दिखाएं, जैसे कि इस टाइप से चारों ही जो शीर्ष आप देख रहे हैं ये इसी पर हो, जुड़े हों, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। यानी कि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर हो और वो चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज के नाम से आपका जाना जाएगा। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है और इस पर भी प्रश्न आपसे हर साल देखने को मिलता है। अभी देखेंगे 2018 में भी चक्रीय चतुर्भुज पर ही बेस्ड क्वेश्चन था, 2019 में भी चक्रीय चतुर्भुज पर था, तो एक ना एक चित्र पर आधारित था। और चक्रीय चतुर्भुज की जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर कंडीशन होती है वो आपको याद होना चाहिए कि चक्रीय जो चतुर्भुज है इसके जो सम्मुख कोण होते हैं इनका योग 180 डिग्री जो है वो होता है। अब मैं आपको प्रश्न कराता हूं और ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा इस वीडियो का। इसके बाद एक प्रश्न हम आपको भी देंगे और जो अगला वीडियो होगा उसमें हम चित्र पर ही आधारित सारे प्रश्न जो है वो देखेंगे और साथ ही साथ और जो प्रश्न आपके मिक्स्ड फॉर्म है वो देखेंगे। क्योंकि आज के इस वीडियो तक हमने सारी चीजें आपको जितना भी कुछ कोर्स में था सब कवर करा दिया है। अब हम केवल और केवल प्रैक्टिस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जैसे प्रीवियस ईयर के कुछ हो गए, कुछ उस पर बेस्ड क्वेश्चन हो गए, इस टाइप से। तो देखते हैं हमारा जो आपका 2018 में प्रश्न आया था वो। तो प्रश्न में आपका चित्र जो है इस प्रकार से बना हुआ है। और ये चित्र में बीच में जो है आपका केंद्र हो जाएगा और इससे इस प्रकार से आपका व्यास जो है वो खींचा हुआ है। ये जो मान है ये O है, ये आपका A है, ये आपका जो है वो B है। इससे आप मिलाएंगे ऊपर C को और इस A से मिलाएंगे ऊपर आप D को, क्योंकि मैंने बताया ये आपका C है। इसको मिलाएंगे इन दोनों से। क्या मैंने बताया था, चक्रीय चतुर्भुज में जो चारों शीर्ष हैं वो किस पर होते हैं, वृत्त के जो परिधि होती है इसी पर होते हैं। प्रश्न किस टाइप से दे रखा है इसको समझिए। यहाँ पर एंगल भी दे रखा है, ये वाला, ये 140 डिग्री दे रखा है। प्रश्न में लिखा होगा, यानी लिखा आया था क्योंकि 2016 का, ये भी लिख देते हैं कब आया था, 2016 नहीं 2018 डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में जो है ये आया था। इसमें लिखा था कि पास चित्र में ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है, फिर ABCD आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है। प्रश्न इस तरीके से लिखा हुआ था पर आपने इसको पहचान भी लिया क्योंकि मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी बता दी। फिर यहाँ पर एंगल ADC का मान 140 डिग्री जो है वो दे रखा है, तो एंगल BAC का मान क्या होगा ये आपको बताना है। BAC इसका मान आपको बताना है। इसको दूसरे कलर से हम दिखा देते हैं। तो BAC ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं ये आपको जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, जो एंगल आपका चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, चक्रीय चतुर्भुज जो ABCD है इसमें आपका जो एंगल D है इसका मान आपको दे रखा है 140 डिग्री दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। अब आपको मैंने शर्त बताई थी कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 140 होता है, यानी D के सम्मुख कौन सा है, B एंगल है। तो B का कितना मान होगा, अगर दोनों का योग आपका 180 है तो बाकी बचा B का मान हो जाएगा। यानी आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, लिखिएगा जरूर स्टेटमेंट में कि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल D प्लस एंगल B, क्योंकि आमने सामने के कोण है ना, इनका योग 180 डिग्री के बराबर होगा। अब एंगल D का मान यहाँ पर 140 डिग्री रख देंगे, एंगल जो B है वो हमको यहाँ पर निकालना है और 180 इसके बराबर रख देंगे। अब इस 140 को उधर ले जाएंगे तो एंगल B का मान कितना आ जाएगा, तो 180 में से घट जाएगा तो मात्र 40 डिग्री आपका बचेगा। इसके सामने हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं क्या, कि ये एंगल B का मान 40 डिग्री आ गया, क्योंकि सामने का कोण जो है वो आपका 40 डिग्री, यानी दोनों मिलाकर 180 डिग्री होता है, तो इसका मान 40 डिग्री आ जाएगा। अब थोड़ा सा यदि यहाँ पर आप ध्यान दें, आपको निकालना तो यहाँ पर एंगल A का मान है, तो इस A से आप क्या करिए, इस C को मिला दीजिए। वैसे प्रश्न में आपका दे रखा था शायद, अब पता नहीं बाद में मिलाया गया होगा, यानी वैसे चित्र ना भी दिया हो, मान ही दिया हो, तो उससे भी आपको चित्र बनाना ही होता है। तो यहाँ पर आपका ACB
ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये आपका टोटल वृत्त है और उसका आधा वृत्त है, तो अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण है ये। और आपकी ये प्रमेय होती है, क्या प्रमेय होती है कि अर्ध वृत्त पर बना कोण, इसको सही से लिख देते हैं, अर्ध वृत्त पर बना कोण समकोण होता है। इसको एकदम रट के रखिएगा। तो एंगल बी सी ए का मान, ये वाला जो मान है ये कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल बी सी ए बराबर 90 डिग्री जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया। अब आप जानते हैं क्या कि जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का 180 होता है। अब एंगल पूरा ये त्रिभुज देखिए बी सी ए वाला, तो या तो बी ए सी वाला देखिए, तो इसमें आपको दो कोण तो ऑलरेडी दे रखे हैं, एक 90 दे रखा है, एक 40 दे रखा है। इसको मैं एरो कर देता हूं, ऐसे ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये जो एंगल है बी सी ए, ये वाला जो है ये वाला, इसमें आपको ये मान 40 भी पता है, सी का मान 90 भी पता है, तो बचा आपका ए ही तो है। पर यही मान तो उस आधार पर आप निकालेंगे, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो घटा करके। अच्छा ये मान बीएसी वाला प्रश्न में जो पूछा गया है, तो ये जो लाइन है ये अलग से आपको मिलानी नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी मिली हुई होगी, क्योंकि ना मान ही इसका पूछा गया ना बीएसी का। इस चीज को देखिए, वैसे अगर चित्र में ना भी बना दिया गया होता, यानी चित्र ही ना दिया गया होता, तो भी आप इसको मिलाते, क्योंकि यहाँ पर बीएसी का मान ही आपसे पूछा गया है। आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि ये रेखा पूरा मान नहीं पूछा गया है एंगल का, आपसे केवल केवल ये वाला मान पूछा गया है, बी ए सी वाला। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो आप क्या कहेंगे, एंगल बी ए सी में एंगल आपका बी का मान दे रखा है, या तीनों को जोड़ के लिख दीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान, यानी तीनों कोणों का त्रिभुज का योग 180 डिग्री होता है। ए का मान आपको निकालना है, तो बी का मान आपने 40 निकाल लिया है, एंगल सी का मान आपका 90 आपने प्रमेय के आधार पर रखा है, और बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब इस 40 और 90 में जोड़ेंगे तो 9 4 होगा 13, यानी 130 डिग्री होगा। तो एंगल ए का मान क्या होगा, 180 डिग्री में से 130 डिग्री को जो है आप घटा देंगे, तो आपका कितना मान बचेगा, तो आप कहेंगे आपका 50 डिग्री मान जो है वो आंसर उत्तर आ जाएगा। इस टाइप से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, एंगल बी ए सी का मान ये वाला जो है वो 50 डिग्री हो जाएगा। इस प्रश्न को मैं चित्र के माध्यम से ही बहुत ही शॉर्ट में एक बार फिर से समझा देता हूं, सारी चीजें रब करके, कि आपका कुछ इस प्रकार से जो है वो वृत्त बना हुआ था। ठीक है, इसमें ये केंद्र था, ये आपका जो है इस टाइप से केंद्र से होकर लाइन जा रही थी, ये मान ओ दे रखा था, ये वाला मान जो है वो आपको डी दे रखा था, यहाँ पर आपका जो है वो सी दे रखा था, ये वाला मान यहाँ पर आपको बी दे रखा था, और यहाँ पर ए दे रखा था, और ये वाली लाइन भी साथ में इसमें मिली हुई थी। रुकिए फिर से सही सा गोला बना देते हैं। पहली शर्त इसमें, जब जो चतुर्भुज बना हुआ है अंदर, ये आपका चारों ही जो वृत्त की परिधि है उसको टच कर रहा है, तो ये आपका चक्रीय चतुर्भुज है। पहली चीज आपने यहाँ से ये समझी। दूसरी चीज आपने देखी कि ये अगर पूरा गोला है, उसके बीच में जो है इस केंद्र को मानते हुए इस टाइप से एंगल जो ये वाला बना हुआ है, ये आपके लिए प्रमेय होती है क्या, कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो यहां से ये मान पता चल गया, और जो बी वाला मान दे रखा था, ये इससे पता चला कि चक्रीय चतुर्भुज का जो डी वाला मान था वो आपको दे रखा था प्रश्न में 140। और हमने शर्त ये देखी थी कि आमने सामनों का योग चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, पूरा पहले चतुर्भुज लेंगे ना, तो उसका योग 180 होता है। तो उससे हमने ये निकाला, जब ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो ये वाला एंगल जो है त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 होता है, तो उससे घटाकर आपने निकाल लिया। तो बस इतना सा आपका ये प्रश्न था। तो इस सारी चीजों को रफ कर देते हैं, यही हमारा लास्ट प्रश्न था। अब चलिए देख लेते हैं एक प्रश्न आपके लिए भी, पर वो प्रश्न देखने से पहले, वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आपको कराए गए, तो आप सभी का वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो को जितने भी छात्र
डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा देंगे उनके साथ शेयर अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स हम ऑलरेडी करा चुके हैं। सभी सब्जेक्ट का पेपर 1 से लेकर के पेपर लास्ट तक सारी चीजें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि प्लेलिस्ट ना मिले आप तो कमेंट कीजिएगा इसी वीडियो के नीचे, मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, या तो आप मैसेज भी कर सकते हैं फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, तो वहां पर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि यहाँ पर चित्र के संबंध में लिखा हुआ है कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। चित्र भी देख लेते हैं, ये आपका चित्र है। पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, एंगल बीएसी का मान 40 डिग्री है, और तो आपको ओ बी सी का मान ए और साथ ही साथ एंगल ओ सी बी का मान जो है वो ज्ञात करना है। ये प्रश्न आपका जो है वो 2019 में जो है वो पूछा गया था। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नीचे चित्र भी बना हुआ है, इसको देखकर इसके आधार पर आपको जो है वो सॉल्व करना है। इसका जो सॉल्यूशन है वो हम कराएंगे कल, वही हमारी जो लाइव टाइमिंग है शाम के 8 बजे की, तो उसमें लाइव आकर आप देख सकते हैं। और एक और टाइमिंग है जो आपकी सुबह के 11 बजे की है, तो सुबह के 11 बजे भी आप आकर लाइव देख सकते हैं। इस सुबह के 11 बजे वाले टाइमिंग में हम विज्ञान का 3 वीडियो में पूरा कोर्स करा चुके हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का, और साथ ही साथ सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस का भी 4 वीडियो में पूरा कोर्स करा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए जाके, उसके बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इतनी ज्यादा मैंने उसके लिए मेहनत की है कि सारी चीजें उसमें एक एक करके कवर कर दी हैं। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, तो सभी लोग सॉल्व जरूर कीजिएगा और आंसर बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।